हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होना है आपका जुलाई में, उसके बिहाफ पे मैंने सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं। इस क्वेश्चन को आप अगर ध्यान से करेंगे तो इसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ, मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, बस आप पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आपको कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 अगर जो बात करें तो इसमें कह रहा है, इसमें मैच द फॉलोइंग है आपका। कह रहा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि, खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी वो किस क्रांति से संबंधित थी। तो आपका अगर जो देखेंगे तो पहला ऑप्शन ही आपका हरित क्रांति जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि खाद्य उत्पादन में जो वृद्धि हुई थी वो हरित क्रांति के बिहाफ पे हुई थी, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं हरित क्रांति तो ये किस ईयर के आसपास आया, तो 1960 से 70 के बीच जो है वो आपका हरित क्रांति जो है वो आई थी, ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से गेहूं और आपका कह सकते हो कि गेहूं और चावल के उत्पादन में वृद्धि पर ध्यान रखा गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हो कि ए का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यही बात करें दुग्ध उत्पादन, तो दुग्ध उत्पादन की अगर जो बात करें जिसे श्वेत क्रांति भी बोला जाता है, ये आपका हो जाएगा दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, ठीक है ना। ये वाला थर्ड वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक समझ गए होंगे, इसमें दूध उत्पादन पे ज़्यादा ध्यान दिया गया था, ठीक है। वहीं बात करें अगर मत्स्य उत्पादन जिसको बोला जाएगा नीली क्रांति, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें मछली के उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है ना। अच्छा, और वहीं बात करें उर्वरक, तो उर्वरक का कह सकते हैं भूरी क्रांति से संबंधित है, ठीक है ना। तो उर्वरक को उत्पादन में वृद्धि के लिए भूरी क्रांति लाई गई, ठीक है। अन्य भी कुछ इंपॉर्टेंट क्रांतियां हैं, जैसे मैं बात करूं तो इस हिसाब से अगर आप पहले देखेंगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियों के नाम आपको बता देता हूँ, जैसे पीली क्रांति बहुत पूछा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए पीली क्रांति, तो पीली क्रांति का संबंध जो होगा वो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए हो जाएगा। तो तिलहन उत्पादन में वृद्धि पीली क्रांति हो जाएगा, ठीक है, भूलिएगा एकदम नहीं। अगर मैं बात करूं रजत क्रांति, तो रजत क्रांति जो हो जाएगा इसका संबंध हो जाएगा अंडा उत्पादन में वृद्धि, अंडा उत्पादन में वृद्धि का जो संबंध हो जाएगा वो रजत क्रांति से हो जाएगा, ठीक है। अगला बात करूं और जो एक आध पूछे गए हैं उसको मैं बता देता हूं, गुलाबी क्रांति। अगर बात की जाए गुलाबी क्रांति की, तो गुलाबी क्रांति जो हो जाएगा वो मांस उत्पादन में वृद्धि से संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, मांस उत्पादन से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और अगर जो बात किया जाए स्वर्णिम क्रांति, ये भी काफी 1-2 बार पूछा गया है। तो स्वर्णिम क्रांति का जो संबंध है वो फलों और सब्जियों के विकास में वृद्धि से संबंधित है आपका स्वर्णिम क्रांति। आई थिंक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्रांतियां अब तक के सीटेट के एग्जाम में पूछी गई हैं सब मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है, और भगवान चाहेंगे इन्हीं में से आपका कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होगा आपका, जस्ट अ मिनट, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। इसको ध्यान से अगर जो हम लोग पढ़ेंगे तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 2-3 कथन दिए रहेंगे, उसमें बताना रहेगा कि कौन सा सही है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं तो देखिए क्या कह रहा है, दक्षिण एशिया को प्रभावित करने वाले मानसून परिवर्तनों के संबंध में कौन सा कथन जो है वो आपका सही होगा, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। तो चलिए दक्षिण एशिया को प्रभावित करने वाले मानसून परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पहला जो दिया हुआ है वो कह रहा है मानसून की जो ताकत है वो समुद्र और भूमि के बीच तापमान के अंतर से स्वतंत्र होती है। मतलब जो मानसून की ताकत होती है वो समुद्र और भूमि के जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है उस पर क्या होता है कि इंडिपेंडेंट होता है, जबकि ऐसा नहीं है, स्वतंत्र नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, निर्भर करता है ना। तो उस हिसाब से पहला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आप चीज़ों को समझ पाए होंगे कि जो यहाँ पर स्वतंत्र लिख दिया मतलब इंडिपेंडेंट कर दिया है, ऐसा नहीं है, डिपेंडेंट होता है। मतलब मानसून की जो ताकत होती है वो समुद्र और भूमि के बीच तापमान के अंतर पर जो है वो निर्भर करती है। तो ये वाला ऑप्शन हो गया गलत। अगले ऑप्शन की बात करता हूँ। अगला जो ऑप्शन है वो है आपका
भारत अपनी वार्षिक वर्षा का 80% से अधिक मानसून से प्राप्त करता है। अच्छा, ये तो बात कुछ हद तक सही है कि 80% जो होता है मानसून से प्राप्त करता है। और केवल, देखो ये नेगेटिव वर्ड मिल गया, अब केवल जो अगर कहीं लिखा मिल जाए तो 95% चांस है कि वो ऑप्शन गलत हो जाता है। बहरहाल आगे पढ़ते हैं। केवल निर्वाह कृषि के लिए आवश्यक है, ऐसा नहीं है भाई, निर्वाह कृषि के नहीं बल्कि आपका कह सकते हो वाणिज्यिक कृषि, है ना। निर्वाह कृषि और जो हो जाएगा वाणिज्यिक कृषि, दोनों के लिए जो हो जाता है वो आवश्यक हो जाता है। तो उस बिहार पे आप देख सकते हो कि दोनों ही ऑप्शन आपका क्या हो गए, गलत हो गए। ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसे कहते हैं आपका बाह्य या फिर जोवियन जो ग्रह होता है के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। अर्थात आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। जोवियन का अर्थ बृहस्पति जैसे ग्रह है। अच्छा हाँ, बृहस्पति जैसे ग्रह इसमें आते हैं, तो ये तो बात आपसे पूछा कौन सा सही नहीं है, तो बात सही है, तो ये तो ऑप्शन होने से नहीं रहा। ठीक है, वे स्थलीय ग्रह की तुलना में बहुत हल्के पदार्थों से बने होते हैं, ये भी बात सही है, लेकिन हमसे गलत वाला पूछा है। अच्छा, अभी मैं आपको बताता हूँ स्थलीय ग्रह और बाह्य ग्रह या फिर आंतरिक ग्रह में क्या अंतर है और ये क्या होते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या कह रहा है, इसमें मोटे वायुमंडल होते हैं जो ज़्यादातर हाइड्रोजन हीलियम से बने होते हैं, ये भी बात एकदम सही है। अब बाह्य ग्रह जो होता है बुध नहीं होता है, तो उस बिहार पे यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, चलिए मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ स्थलीय ग्रह और बाह्य ग्रह दोनों के बीच अंतर। ठीक है, तो चलिए ध्यान से सुनिएगा मेरी सारी बातों को। देखो अगर मैं क्रम बात करूँ तो क्रम क्या होता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बस यहीं से रुक जाइएगा, मंगल के बाद स्टॉप कर दीजिए। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, ये आपका क्रम होगा वो सारी। तो चलिए फिर से बता देता हूँ, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, यहीं पर आपका एक एस्टेरॉयड बेल्ट ऐसे बोला जाता है, ये पाई जाती है। मंगल बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये जो ग्रह होते हैं इधर वाले, इनको बोला जाता है आपका कि ये आपके स्थलीय ग्रह है। ठीक है, स्थलीय ग्रह है। और इधर वाले जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं। क्या होते हैं, बाह्य ग्रह होते हैं। अब यहाँ पर आप लास्ट वाले ऑप्शन में देख लीजिए, वहाँ पर कि मतलब बाह्य ग्रह में बुध को लाकर रख दिया है, जबकि ऐसा नहीं है, तो इस वजह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता ही दिया, आप इस बात को समझ गए होंगे। ठीक, चलिए बाह्य ग्रह के बारे में जितनी बातें लिखी थी वो सब सही लिखी थी, आपसे गलत वाला पूछ रहा था। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी मतलब नॉर्थ ईस्ट, है ना, रेलवे NER रेलवे जोन का विभाग नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए भाई, तो अगर जो बात किया जाए तो आपका नॉर्थ ईस्ट पूछा है ना कि कौन सा भाग नहीं है, तो ये आपका इज्जतनगर तो होता ही है, तो ये तो होगा नहीं। नॉर्थ ईस्ट में आपका ये भी आ जाएगा, लखनऊ भी आ जाएगा, वाराणसी भी आ जाएगा, लेकिन जो आगरा होगा वो आपका नॉर्थ ईस्ट रेलवे जोन का जो है वो भाग नहीं होता है, तो इस बिहार पे आपका ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अगर जो मैं बात करूं कि आपका पूर्वोत्तर रेलवे, है ना, पूर्वोत्तर रेलवे की अगर जो बात किया जाए, चलिए कुछ मुख्यालय जान लेते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे जो है इसका जो मुख्यालय है या हेडक्वार्टर है, ये जो मुख्यालय ये आपका गोरखपुर होता है। क्या है, आपका गोरखपुर है। और अगर जो बात किया जाए वहीं नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जो मुख्यालय है वो आपका क्या है, प्रयागराज या फिर इलाहाबाद जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्वोत्तर का गोरखपुर और नॉर्थ ईस्ट का प्रयागराज, ये मैंने ट्रिक वाले वीडियो में भी आपको अच्छे से समझाया है, ना देखे हो तो देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, इनको क्रमबद्ध बैठाना है। ठीक है, किसकी घटनाओं को क्रमबद्ध व्यवस्थित करना है। तो हवाई परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, ये तो पहला लग नहीं रहा है। हवाई परिवहन 4 मुख्य प्रमुख कंपनियों द्वारा प्रदान किया गया था, ये भी पहले न। भारत में हवाई परिवहन
इलाहाबाद और नैनी के बीच शुरू किया गया था। हाँ, ये बात कुछ हद तक समझ में आ रही, तो सी पहले हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अब जब ये यहाँ पर इलाहाबाद और नैनी के बीच शुरू किया गया, इसके बाद क्या हुआ, हवाई परिवहन की 4 प्रमुख कंपनियों को, हाँ उसके बाद आपका बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, और कंपनियों को दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर अगला ऑप्शन पढ़ देते हैं, भारत एयरवेज और हिमालयन एविएशन लिमिटेड सेवाओं को शामिल किया गया। जी हाँ, इसके बाद ये किया गया था डी, और लास्ट में क्या हुआ था, हवाई परिवहन राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो उस बिहार पे आप देख सकते हैं कि सी बी डी ए जो होगा वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो ईयर की बात करें, ईयर से ही मैंने इस चीज़ों को समझ पाया है। देखिए, जो आपका इलाहाबाद और नैनी के बीच शुरू किया गया था, ये ईयर आपका लगभग पड़ जाता है, मान के चलिए 1911 के आसपास, 1911 के आसपास। और अगर जो मैं बात करूँ 4 कंपनियों को जो विभाजन किया गया था, मतलब दिया गया था, ये हो जाएगा लगभग 1930 के आसपास हो जाता है। और अगर जो चौथा जो डी ऑप्शन है, एयरवेज और हिमालयन एविएशन जो हो जाएगा, ये आपको 1940 के आसपास हुआ था। और लास्ट में आपका हुआ था राष्ट्रीयकरण, जो कि 1953 में हुआ था। तो अगर एक भी आपको ये थोड़ा बहुत याद है तो आप इनसे कर सकते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई, इस वजह से मैंने इसको दे दिया, पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे का क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, आगे का क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि आयन मंडल में कौन से, मतलब किसके अणु और परमाणु आयनित होते हैं, क्योंकि वे उच्च ऊर्जा, लघु तरंग और सौर ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो किसके अणु होते हैं भाई, जो आपका अणु और परमाणु में आयनित होते हैं। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो आयन मंडल में नाइट्रोजन और आप कह सकते हो कि आयन मंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अणु और परमाणु आयनित होते हैं, क्योंकि वे उच्च ऊर्जा, तरंग और सौर ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, बस इतना आप समझ लीजिए कि आयन मंडल में क्या हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से आपका पूछा जा रहा है कि कौन सा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपका। ठीक है, तो देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। ऊष्मा किसी पदार्थ की उष्णता या शीतलता की मात्रा की माप है। नहीं भाई, ऐसा तो नहीं होता है। ऊष्मा जो होती है वो उष्णता की माप नहीं होती है, बल्कि पदार्थ की मात्रा में कुल ऊर्जा को मापती है। ठीक है ना, ऐसी ऊष्मा होती है। ठीक, चलिए ये तो गलत हो गया। ऊष्मा हमेशा उच्च तापमान वाले पिंड से कम की ओर चलती है, ये बात एकदम सही बोल रहे हैं ये। तो उस हिसाब से ऑप्शन 2 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऊष्मा के बारे में आप कुछ बातें कर लेते हैं ताकि आपका डाउट क्लियर हो जाए। सॉरी, चलिए बताता हूँ ऊष्मा क्या होती है। चलिए देख लेते हैं। ऊष्मा जो होता है ये आपका ऊर्जा का एक रूप होता है। ठीक है, ऊष्मा जो होता है ऊर्जा का एक क्या होता है, रूप होता है। ठीक है, यह सभी अणुओं द्वारा बनाए गए पदार्थ की मात्रा में कुल ऊर्जा को नापता है। मतलब किसी पदार्थ में जो कुल ऊर्जा होता है उसको नापता है आपका क्या होता है, ऊष्मा। ठीक है ना, और जिसे हम क्या कह देते हैं, कुल गतिज ऊर्जा भी बोल देते हैं। ठीक है, चलिए, और अगर जो बात करें इसकी इकाई या फिर इसका जो आपका यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाता है, जूल या फिर कैलोरी हो जाता है ऊष्मा की इकाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यह हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर बॉडी से लो टेम्परेचर बॉडी की ओर जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, आगे है आपका, निम्नलिखित में से किस कारक पर ग्रहों की हवाओं का स्वरूप निर्भर करता है। तो किस कारक पर ग्रहों की हवाओं का स्वरूप निर्भर करता है, तो महासागरों, समुद्रों और नदियों के स्थानों पर। जी हाँ, हवा का स्वरूप इस पर निर्भर करता है। ग्रहों की हवाओं का स्वरूप निर्भर करता है, और धरती की गति पर भी करता है ना। और अगर जो बात करें सूर्य के स्पष्ट पथ के बाद दबाव बेल्ट के स्थानांतरण पर, हाँ बिल्कुल करता है। तो सब पर ही आपका उपयोग में से सभी मिल गया तो वैसे भी आपका 95% होता है कि सारे ही सही होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से किस पर निर्भर करता है, सब पर करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन आपसे कह रहा है, कर्क रेखा जून संक्रांति पर सूर्य द्वारा पहुंचा गया सबसे उत्तरी बिंदु है। ये आपसे कहा जा रहा है। तो कर्क रेखा
कर्क रेखा जून संक्रांति पर सूर्य द्वारा पहुंचा गया सबसे उत्तरी बिंदु है। जी हाँ, ये बात एकदम सही बोल रहे हैं। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से लगभग मान के चलिए कि 23.5 डिग्री जो होता है वो उत्तर में होता है। ठीक है ना, तो ये बात तो एकदम सही हो गई और ये 21 जून के आसपास होता है। ठीक है, अच्छा अगला क्या करा है, कर्क रेखा जून संक्रांति पर सूर्य द्वारा पहुंचने वाली सबसे दक्षिणी बिंदु को, जी नहीं, सबसे दक्षिणी बिंदु को ये चिन्हित नहीं करता है, बल्कि ये कह सकता है कि जस्ट अ मिनट, कर्क रेखा जून संक्रांति पर सूर्य द्वारा पहुंचने वाली सबसे दक्षिणी बिंदु को चिन्हित करता है। ये बात ऐसा नहीं होगा, बल्कि उत्तरी बिंदु को चिन्हित करता है ना। इसकी जगह पर क्या होना चाहिए, उत्तरी बिंदु होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अगला क्या है, कर्क रेखा क्षेत्र की सबसे उत्तरी सीमा को चिन्हित करते हैं, जैसे हाँ, ये बात एकदम क्या हो जाएगा, सही। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कथन को पर्यावरणीय रूप से सतत विकास प्राप्त करने के लिए माना जाता है। तो पहला है कि मतलब सतत विकास, मतलब आप समझ रहे होंगे कंटिन्यूअस जो चीज़ें हैं वो मिलती चली जाएं, है ना। सतत विकास जिसको बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जिसको बोला जाता है। तकनीकी प्रगति इनपुट खपत होनी चाहिए, नहीं भाई ऐसा नहीं है। तकनीकी जो खपत है वो इनपुट, तकनीकी प्रगति जो है वो इनपुट खपत होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। अगला क्या कह रहा है, अच्छे संसाधनों को अस्थायी आधार पर निकालना चाहिए। ये एकदम सही बात बोला जा रहा है कि जो अच्छे संसाधन हैं उनको आपका कह सकते हो कि अस्थायी आधार पर निकालना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन बी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। सेलवास जो हैं वो आपके एक तरफ घास के मैदान दिए हुए हैं और कहाँ पर ये पाए जाते हैं। तो सेलवास आपका जो हो जाएगा वो आपका, ये तो सही है एकदम, अमेजन उष्णकटिबंधीय वर्षावन सही है। और प्रियरी ये अर्जेंटीना और उरुग्वे ना होकर बल्कि उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला आपका करेगा। और पंपास जो हो जाएगा वो अर्जेंटीना हो जाएगा। तो उस बिहाफ पे कौन सा सही है, तो केवल पहला वाला आपका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, मैंने अच्छे से चीज़ों को आपको एक्सप्लेन कर दिया। केवल कंफ्यूजन किस में था, प्रियरी, तो प्रियरी कहाँ हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। पंपास कहाँ हो जाएगा, अर्जेंटीना हो जाएगा। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कर रहा है आपका, आगे है निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी की मुख्य श्रेणी नहीं है। तो संक्रामक रोग ये तो है ही, और अगर अनुवांशिक रोग ये भी होता है, ये पोषण संबंधी बीमारियां ये भी होता है, खगोलीय रोग ये आप बहुत कम सुने होंगे, यही आपका मुख्य श्रेणी नहीं है। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपका प्राकृतिक संसाधनों का अनियोजित दोहन और उनका उपयोग वर्तमान समय की एक बड़ी समस्या है, बिल्कुल सही बात है। जो हम लोग अपना मतलब प्राकृतिक संसाधनों को अंधाधुंध यूज कर रहे हैं, जो फ्यूचर में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, तो ये एकदम सही बात है। अगला कह रहा है कि इसका कारण क्या है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के सतत विकास किया जाना चाहिए। ये भी बात सही है, लेकिन क्या ए से आर का कोई लिंक है, तो लिंक 1% नहीं है, लेकिन बातें दोनों सही बोली गई हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, आई थिंक आप सारी बातों को समझ पाए होंगे। चलिए, कोई भी डाउट हो या किसी तरीके का आपको कोई डिमांड हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, वो डिमांड पूरी करने की कोशिश करूंगा, वीडियो को रेगुलर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए, भूतापीय ऊर्जा के बारे में पूछा जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा कौन सी होती है, तो भूमिगत जल से प्राप्त ऊर्जा, जी नहीं, ये आपका भूतापीय ऊर्जा नहीं होगी। और अगर जो बात करें पृथ्वी की पपड़ी, हाँ ये बात सही है, पृथ्वी की पपड़ी की गर्मी से जो ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा होगी वही आपकी भूतापीय ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है ना, जो पपड़ी ऊपर वाली है, क्रस्ट मेंटल कोर आप समझ रहे होंगे, क्रस्ट वाली जो ऊपर एकदम है, उसी के जो उससे जो आपकी ऊर्जा प्राप्त होगी वो भूतापीय ऊर्जा हो जाएगी। ठीक है ना, समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका, अगला है आपका शीत ऋतु में पूर्वी तटीय भाग में वर्षा का मुख्य कारण क्या है। तो पूर्वी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, मतलब पूर्वी इसकी बात कर रहा है, इधर की बात कर रहा है। तो इधर जो है वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, तो इधर जो वर्षा होती है इसका मुख्य कारण होता है लौटते हुआ मानसून। तो लौटते हुए मानसून से मेनली आपका पूर्वीय तटों पर क्या होती है, वर्षा होती है। ठीक है, समझ गए होंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आपका, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की घाटी को क्या कहा जाता है? तो जो लघु हिमालय होता है और जो आपका शिवालिक हिमालय होता है, इसके बीच की जो घाटी होती है, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय की जो बीच की घाटी होती है, जस्ट अ मिनट, उसको बोला क्या जाता है? उसको कर्क से कोई मतलब ही नहीं है, तो ही नहीं, तराई क्षेत्र भी नहीं बोलते, करवा का भी लेना देना नहीं, दून वहां से बोलते हैं। हाँ, दून दिया हुआ ऑप्शन में दून कहा जाता है। ठीक है, तो आप समझ पाए होंगे इस बात को। चलिए कुछ और बातें जान लेते हैं। लघु और ये मैंने बता दिया, लघु हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटी होती है उसको दून कहते हैं। दून जो होता है लंबी घाटियां होती हैं जो पहाड़ों से बहने वाली नदियों द्वारा अवसाद के जमाव से बनती हैं, है ना, जो पहाड़ों से नदियां बहती रहती हैं। आप देखे होंगे उत्तराखंड में देहरादून जो बोला जाता है ना, तो जब नदियां ऊपर से पहाड़ों के बीच बहती हैं तो जो आपका कह सकते हो मिट्टी वगैरह जमा कर देती हैं, कंकड़ पत्थर, उसी से जो बनता है उसको दून कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध दून में देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, ये सब हो जाता है। ठीक है ना, और कुछ बातें जान लेते हैं हिमालय से रिलेटेड। जब बात छिड़ी ही है, हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियां होती हैं, एक आपका महान हिमालय, फिर आपका एक लघु हिमालय होता है और एक आपका शिवालिक होता है। ठीक है, 3 आपको जानना है। ये मैप तो एग्जैक्टली पेन मेरा जो है वो थोड़ा सा खराब हो गया है, एग्जैक्टली मैप बन नहीं पा रहा, नहीं तो मैं और अच्छे से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता। ठीक है, तो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये वाला पूरा रेंज हो जाता है। ठीक है, और लघु हिमालय, जिसे लघु हिमालय जो होता है इसे आपका मध्य हिमालय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्य हिमालय भी बोला जाता है। ठीक है, तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो लद्दाख की आपकी पूगा घाटी है, निम्नलिखित में से किसकी क्षमता है? मतलब जो पूगा घाटी में निम्नलिखित में से किसकी क्षमता है? तो बताओ भाई, लद्दाख की जो पूगा घाटी होती है इसमें आपको भूतापीय ऊर्जा की क्षमता है। ठीक है, तो भूतापीय ऊर्जा आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट। बाकी इन सब ऑप्शन में गलती है, कोई हो ही नहीं सकते। ठीक है, तो लद्दाख की पूगा घाटी जो है एक प्रयोगात्मक परियोजना स्थापित की गई है। ठीक है ना, पूगा घाटी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो है आई थिंक लास्ट है क्या? नहीं, इसके बाद एक और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? तो ये आपका जो हो जाएगा तमिलनाडु आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है वो आपका क्या हो जाएगा? कह सकते हो कि तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है ना, इसे पवन ऊर्जा या फिर अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है ना, और ये सबसे बड़ा उत्पादक हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र जो है ये तीसरे नंबर पर हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं पवन ऊर्जा के मामले में। ठीक, नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक नदी घाटी पर स्थित नहीं है? आपसे पूछा जा रहा है। तो आगरा तो सबको पता है कि नदी घाटी यमुना नदी। ठीक है, पटना आपका कहीं ना कहीं गंगा नदी, ये भी हो जाएगा। कोलकाता हुगली हो जाएगा ये भी। तो भोपाल जो है ये आपका नदी के तट पर स्थित नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण शहर हैं और उनका नदियाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बता देता हूँ जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो, ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी बता देता हूँ। जैसे मैंने बताया आपका आगरा, तो आगरा आपका यमुना हो गया, पता ही था आपको। कलकत्ता जो हो जाएगा ये आपका हुगली नदी हो जाएगा। पटना मैंने बता ही दिया आपको, गंगा हो जाएगा। और भोपाल तो होगा ही नहीं, तो उस हिसाब से यही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना, अगला अगर जो बात किया जाए, सूरत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया। सूरत ये आपका हो जाएगा ताप्ती या फिर तापी, कहीं कहीं दोनों लिखा मिलता है, ताप्ती या तापी हो जाएगा। ठीक है, और अगर जो हैदराबाद पूछा जाए तो हैदराबाद आपका हो जाएगा मूसी नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। बद्रीनाथ अलकनंदा पता ही होगा। और अगर झांसी की बात की जाए तो झांसी हो जाएगा आपका किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे हो जाएगा झांसी। ठीक है, आगे बात करें अहमदाबाद, तो अहमदाबाद सबको पता होगा। अहमदाबाद आपका साबरमती, सबको नहीं पता होगा बट इंपॉर्टेंट है तो जानना जरूरी है। ठीक है, लखनऊ, जौनपुर, अगर लखनऊ की बात किया जाए या जौनपुर की बात किया जाए तो ये दोनों आपके कहाँ हो जाएंगे? गोमती नदी के किनारे हो जाएंगे आपके। ठीक है, अच्छा, और अगर जो बात किया जाए पुणे, पुणे का आपका हो जाएगा, पुणे जो है ये आपका मुथा नदी के किनारे हो जाएगा। ठीक है, अयोध्या आपका सरयू या फिर घाघरा हो जाएगा। कानपुर आपका गंगा हो जाएगा। हरिद्वार भी आपका क्या हो जाएगा? गंगा हो जाएगा। इलाहाबाद आपका हो जाएगा गंगा यमुना सरस्वती संगम, आप नाम ही सुने होंगे। दिल्ली आपका यमुना आपको पता ही होगा। ठीक है, और क्या है? और एक आध इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आपका श्रीरंगपट्टम है ना, ये कभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। श्रीरंगपट्टम जो होगा, श्रीरंगपट्टम की संधि आप सुने होंगे, तो श्रीरंगपट्टम जो हो जाएगा
ये आपका हो जाएगा कावेरी नदी के किनारे। ठीक है, तो ये थे मेरे द्वारा दिए गए टोटल 19 या 20 के अप्रॉक्स क्वेश्चन हैं, ये मैंने आपको दिया, जो कि आपके सोशल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएसटी सीटेट के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रीवियस एक्सपीरियंस, मैंने जहाँ तक सीटेट का एग्ज़ाम दिया, मैंने जितना निकाला है, मतलब 2 बार मैं ऑलरेडी क्वालिफाई हूँ सीटेट का एग्ज़ाम, तो इस वजह से मुझे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो वो मैंने आपको बताया। और मेरी जहाँ तक स्ट्रेटेजी है कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे, पूरी सीरीज़ को अच्छा कमेंट करेंगे, तो मुझे एक मोटिवेशन मिलेगा, जिससे मैं लगातार वीडियो को बनाता चलूँगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही लगातार अगर जो वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, और शेयर भी जरूर करती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो।